तो आप हैं नारायण, है ना? नारायण उपाध्याय, राइट? कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से? मैम जौनपुर से। जौनपुर, अरे बाबा, बहुत दूर है वो तो। यस। ट्रेन से आए कि उससे गाड़ी से आए, कैसे आए? नहीं मैम, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। कितना टाइम लगा? लगभग मैम 7 घंटे लगे। 7 घंटे, तो अबाउट 300 ऑड किलोमीटर्स। यस मैम। या ज़्यादा होगा थोड़ा? हाँ मैम, 300 से ज़्यादा होगा किलोमीटर्स। यस मैम। अच्छा, तो आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है? आपने बहुत सारे लिखे हैं। हाँ मैम, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यस मैम। अच्छा, और डू यू थिंक दैट वी हैव अ गुड लीडर इन पॉलिटिक्स इंडिया? आप हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी? मैम हिंदी। अंग्रेजी बोलते हैं, सर इंग्लिश। तो डू वी हैव अ गुड पॉलिटिकल लीडर इन यूपी एंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यस मैम, जो है व्हाई? क्वालिटीज बताइए एक दो। मैम, एक तो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ। और कार्य संस्कृति जो है, जैसे लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए पार्टी में, सबको बढ़ावा हो, सबको मौका मिले, जो है वो है। यस मैम, जो है दोनों जगह, राज्य में भी और यहाँ भारत सरकार में? नहीं मैम, कुछ पार्टियों में नहीं दिखता है। हाँ। जिसमें जो है भाई भतीजावाद का प्रवृत्ति दिखता है, इसके अलावा वंशवाद की प्रवृत्ति दिखती है और आंतरिक लोकतंत्र की भी कमी है। तो इससे कई बार जो राजनीतिक प्रॉब्लम आती है। यस मैम। अच्छा, ये देखिए कि हमने अभी रिसेंटली देखा भारत जोड़ो यात्रा। यस तो भारत टूट गया था क्या जो जोड़ने चले? नहीं मैम। क्या हुआ? नहीं, वो तो मैम पार्टियों का पूछ रहे हो, मुझे नहीं मालूम। नहीं मैम, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि भारत टूट गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं क्या जोड़ेंगे यही तो पूछ रहे हैं। मैम, जोड़ेंगे क्या? वो अपनी पॉलिटिकल उनका व्यू होगा। हाँ। जो पार्टी कर रही है, हाँ हाँ, वो अपना वोट बैंक की राजनीति होगी, तो मैम वो हो सकता है। बाकी तो वो आपस में मेल जोल जोड़ेंगे, ऐसा होगा ना? हाँ मैम। जब मैंने तो एक जगह पढ़ा कि भारत जोड़ो कि भारत तोड़ो, ये भी बोला लोगों ने। नहीं मैम, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो लाइट जलती है, ऊर्जा, तो अब हम लोग टाइडल एनर्जी भी ले सकते हैं। हाँ मैम। तो कहाँ कहाँ ले सकते हैं? टाइडल एनर्जी का शॉर्टफॉल क्या है, कमी क्या है? मैम, ये तो कुछ जैसे सीमित समय के लिए होती है कि कभी जब ज्वार भाटाएँ आती है तभी इसका निर्माण हो सकता है। हाँ हाँ। और इसका ये है कि क्षमता कम है एनर्जी निर्माण की, और इसके लिए जो है मैम आधारभूत संरचनाएं भी बनानी पड़ती हैं, निवेश भी चाहिए। तो ये मैम इसके में ड्रॉबैक लिमिटेड है। यस मैम। जहाँ ज्वार आएगा वहीं तो बनाओगे। हाँ मैम, वही सब लिमिटेड है। अभी यहाँ दिल्ली में क्या बनाओगे, यहाँ तो बन ही नहीं सकता। यस मैम, इसीलिए अच्छा, मैम तो टाइडल एनर्जी हो गई। अब विंड एनर्जी है। हाँ मैम। वो भी हम काफ़ी, कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? अभी मैम टोटल जो है 30% का हमारा लक्ष्य था। हाँ, तो उसको हमने अभी प्राप्त कर लिया है। कर लिया। और उसमें से 75 गीगावाट का जो है 60 गीगावाट का विंड एनर्जी का था, तो वो उसमें कर लिया। नहीं मैम, उसमें लगभग 50%। और सोलर एनर्जी जो सोलर सन से आती है, Yes, वो ma'am. कितना प्रतिशत कर पाए? मैम लगभग उसमें से 50% के अराउंड 52% तो मैम यही है, सोलर एनर्जी। सोलर है। यस मैम। तो आपको क्या लगता है कि जब हम प्राइवेट हाउस में सोलर एनर्जी लगाते हैं यस मैम। और हम मान लीजिए 20% यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, हाँ मैम। तो फिर हम ग्रिड को दे सकते हैं, तो पैसा मिलेगा? हाँ मैम, मिलता है। हाँ, ग्रिड का पैसा मिलेगा। यस। दान देने का? दान देने का नहीं मैम, दान ही तो है। जैसे यूनिट्स में दिए, सरकार ने उसको तय कर रखा है कि अगर हम 1 यूनिट देते हैं तो उसका जो है कितना रुपए मिलेगा, 4 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, ऐसे, फिक्स है मतलब। हाँ मैम, सरकार देती है पैसे। हाँ सर, पूछिए। नारायण जी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, और जौनपुर से भी आपका संबंध रहा है। जी सर। तो जौनपुर को इतिहास में कई बार गेटवे टू द ईस्ट माना गया है। हाँ सर। किन कारणों से, और कोई इसमें आपको बायस दिखता है? बायस मतलब कोई झुकाव? सर, एक तो ये था कि जैसे जब बिहार की तरफ या पूर्वी भारत की तरफ जाना होता था, तो बीच में एक क्षेत्र जहाँ चाहिए होता था, जहाँ सेनाओं का रसद आपूर्ति ये सब अच्छे तरीके से हो सके सर। तो एक सेंटर की भूमिका निभाता था सर, इसलिए उसको जो है गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है। पूरे प्राचीन और मुगल कालीन युग में, सल्तनत इंक्लूडेड, यस सर, जो छोटी छोटी डायनेस्टीज रही हैं अलग अलग इलाकों में, यस सर, क्षेत्रों में, उसका भी अगर आप देखें तो जो
बड़ी मोनार्की रही है, डायनेस्टिक इंपीरियल मोनार्की रही है, यस सर। उसमें कहीं ना कहीं एक वेज यहाँ इस इलाके से शुरू हो जाता है। हाँ सर। मुगल काल में भी, सल्तनत में भी। यस सर, यस सर। जब मुगल राजाओं को इस इलाके से राजस्व नहीं मिलता था तो ज़बरदस्ती उन्हें सेना भेजना पड़ता था टैक्स वसूलने के लिए। यस सर, यस सर। वैसे लोगों को मुगल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किस नाम से बुलाया गया है जहाँ के आप हैं? सर मुगल है सर, इतना तो नहीं पता है मुझे सर। जोर तलब्स, जोर लगाना पड़ता है, तलब करना पड़ता है, तब मिलता है। अच्छा, इतने समय तक, लंबी अवधि तक राजस्व का आधार कृषि रहा। यस सर। और हमें आज़ादी मिली, हमने कृषि को टैक्स से वंचित कर दिया, टैक्स से हटा दिया, उसके बाहर कर दिया। आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि कुछ टैक्स हम एग्रीकल्चर इनकम पर लगाएं? सर टैक्स हमने हटाया इसलिए कि हमारे जो एग्रीकल्चर कृषि थी वो ऐसी थी नहीं कि सस्टेन कर पाती। छोटे सीमांत किसान थे सर, आज भी 86% किसान सीमांत प्रकार के हैं। अब अगर उनके ऊपर बड़े किसानों का क्या करें? हाँ सर, अगर उन सारा एग्रीकल्चरल इनकम, अगर उन पर जो है टैक्स, जो बड़े किसान हैं जो दे सकते हैं, जैसे 10 हेक्टेयर से जिनके। अच्छा ये बताइए, टैक्स जो इनकम टैक्स है, यस सर, वो वॉलेंट्री है या कुछ अन्य किस्म का है? मतलब सर स्वेच्छा? हाँ, स्वेच्छा। नहीं सर, स्वेच्छा सर। जो जैसे टैक्स स्लैब में जिनका आता है सर, उनसे लिया जाता है टैक्स। ये स्वेच्छा से थोड़ी ना, अनिवार्य कहते हैं कर एक अनिवार्य भुगतान है। अगर आप आते हैं तो उसको देना पड़ता है। कभी आप इसको देखिएगा, यस सर। ठीक है, कि जो इनकम टैक्स है वो वॉलेंट्री टैक्स है या नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यूपी की जनसंख्या अभी कितनी है लगभग? सर 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ है। अब बढ़ गई होगी। हाँ, बढ़ गई इसलिए होगी। बड़ी होगी 10 साल में। दुनिया के कितने देशों की जनसंख्या यूपी से ज़्यादा है? सर एक तो अमेरिका हो गया, अच्छा, और जल्दी नाम लीजिए। और चाइना हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ब्राज़ील भी है। ब्राज़ील और यूपी की वर्तमान जनसंख्या लगभग बराबर है। अब यूपी हो सकता है आगे भी हो जाए, नहीं इसमें। अब मैं इस आधार पर आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य को, जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में ब्राज़ील जो एक है, उससे पॉपुलेशन कंपेरेबल है, क्या यूपी एक राज्य के तौर पर गवर्न हो सकता है, शासन उसका चलाया जा सकता है वास्तव में? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर प्रशासन की बात है तो वो राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पे चल रहा है। महाराष्ट्र की जनसंख्या यूपी से काफ़ी हाँ, कम है, लेकिन सर काफ़ी कम है, और प्रॉब्लम्स भी कम है। जी सर। विविधता यूपी में ज़्यादा है, और प्लस ये भी याद रखिए महाराष्ट्र में ही तो विभाजन की मांग होती है। लेकिन सर अगर हम विभाजित, यूपी के बारे में सुझाइए मुझे, क्या सर लगता है? जैसे अगर विभाजित करेंगे हम, सर मैं इसके पक्ष में नहीं कि विभाजन हो यूपी क्यों? का। सर अगर हम विभाजन करेंगे तो अन्य राज्य जो है देश में, अन्य राज्यों को भूल जाइए, आप यूपी को अलग बात कीजिए, सर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। नहीं सर, विभाजन के पक्ष में नहीं, बल्कि विकास होना चाहिए। क्यों विभाजन के पक्ष में नहीं है? क्या छोटे राज्य से प्रशासनिक व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी? मुख्यमंत्री यूपी का क्या पूरे उत्तर प्रदेश के साथ न्याय कर सकता है? सर अगर प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई जा सकती तो किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे अगर छोटे राज्य, अगर उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो कहाँ विकास कर पाए सर? हम जरूरी नहीं है कि छोटे राज्य बनाकर ही विकास कर पाए। हरियाणा का तो हो गया विकास, हरियाणा का हुआ सर, हिमाचल का हो गया, क्योंकि हिमाचल वगैरह का तो काफ़ी हो गया। हाँ, छोटे राज्य का लाभ पर गोवा काफ़ी नज़र आ रहा है। तो फिर यूपी पर क्यों आप ये हैं कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सबकी अलग अलग प्रकृति है। हाँ सर, वो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समानता है? सर पूर्वांचल, सर एग्रीकल्चर वहाँ भी होता है सर, इधर भी है एग्रीकल्चर, तो बिहार में भी होता है। हाँ सर। तो क्या हुआ उससे? इस पर क्या आप कह सकते हैं? सर सॉरी, जौनपुर के लोगों की सांस्कृतिक निकटता बिहार से, उत्तर बिहार से ज़्यादा होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी? नहीं सर, बिहार। किससे होगी ज़्यादा? बिहार से ज़्यादा। बिहार से होगी ज़्यादा। तो क्या पुनर्गठन कर दिया जाए राज्यों का? सर पुनर्गठन तो हो चुका है, हमने प्रशासन, फिर हो सकता है, बार बार हो सकता है। लेकिन सर ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं होगा सर।
मेरे जहाँ तक मैं तो 2000 में जो विभाजन हुआ था राज्यों का, क्या उससे देश की एकता पर असर पड़ा है? नहीं सर, एकता पर असर नहीं पड़ा, वो तो विकास के मुद्दे पर हुआ था। अच्छा, अब इसी में एक सवाल और दीजिए, लद्दाख में कुछ दिनों से विरोध हो रहा है। हाँ सर। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, क्या है आधार, क्या हुआ है वहाँ? सर वो एक तो मांग कर रहे हैं कि 6वीं अनुसूची में डाला जाए, 6th शेड्यूल में। अच्छा। और ग्लेशियर्स जो वहाँ पिघल रहे हैं, सरकार उनको संरक्षण प्रदान करे, और लद्दाख को जो है एक प्रोटेक्शन दे, यही उनकी मांग है सर में। आज लद्दाख का दर्जा क्या है, वहाँ का शासन कैसे चलता है? सर यूनियन सेंट्रल के द्वारा सीधा गवर्नमेंट होता है। वहाँ पर कोई स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? है सर, है। नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, अच्छा, धन्यवाद। अभी यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं जी सर, वो देश के बड़े बड़े शहरों का भ्रमण कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सर एक तो यूपी में वो इन्वेस्टमेंट मंगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सर, हाँ। निवेश को प्रोत्साहन, इसीलिए सर महाराष्ट्र में बैठक हुई निवेश समिट की। तो इससे सर 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की बात हो रही है सर जी, उसको जो उसमें कुछ ये इन्वेस्टर्स को वहाँ जाके क्या करने के लिए गए हैं? इनवाइट करने के लिए गए हैं, कैसे गए हैं? हाँ सर, इनवाइट ही करने के किस लिए। चीज़ के लिए? यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है सर, उसके लिए जो है बुलाया है। ओके। अच्छा, आप अपने परिवार को एग्रीकल्चरल उसमें सपोर्ट करते हैं, हाँ सर। है ना? ये आपने अपनी हॉबी में लिखा हुआ है। यस सर। तो ये मुझे बताइए कि क्या कोई नई टेक्नोलॉजी भी आपने सजेस्ट की है? तो आप तो देखिए यंग हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी का पता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, चाहे वो ड्रोन्स की है, या और भी नई नई टेक्नोलॉजी स्मार्ट एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है। हाँ सर, मैंने पिताजी को कहा है कि फार्म एग्रीकल्चर करें, जैसे जो मांग बाजार में हो रही है उसकी, और एक पॉली फार्म हाउस बनाने का सर। पॉली फार्म हाउस बनाने का। उसका क्या है कि सर जैसे 50% सब्सिडी सरकार दे रही है उसकी, मान लीजिए 10 लाख लग रहा है तो 5 लाख हमको लगाना पड़ेगा, 5 लाख सरकार दे रही है, और साथ ही टेक्निकल जो तकनीकी सहायता है विशेषज्ञ वो भी प्रदान कर रही है। इससे सर हम जैसे अगर समय नहीं, जैसे खीरा है सर, उसको उगाना है तो हम गर्मी नहीं है किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए सर मैंने उनसे कहा है, अभी बात कर रहे हैं सर इसमें। अच्छा, ठीक है। अभी ये बताइए, आपका जो हाउस कैप्टन थे आप, हाँ सर। आपने हॉबी में लिखा हुआ है, हाँ सर। तो मतलब आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हाउस कैप्टन के रूप में आपके व्यक्तित्व में ऐसा आपने क्या पाया, क्या ऐसा आपने उसको देखा कि आपको लगता है कि भी आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई है उस हाउस कैप्टन के होते हुए? सर जैसे मैं जब कक्षा 12 में था तो उस समय मुझे येलो हाउस का कैप्टन बनाया गया था। तो मैंने ये पाया सर कि जैसे कार्य संस्कृति कैसे होती है, हम टीम वर्क की भावना कैसे करें। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं मेरे उसमें, उनको कैसे कोऑपरेट करना है और कैसे बात करना है। जैसे उसमें 3 से लेकर 11-12 तक के बच्चे शामिल थे, तो उनको छोटे बच्चों के साथ कैसे बात करना है, बड़ों के साथ कैसे बात करना है, उनको हमको खेल में जो है, जैसे हमारा क्रिकेट होता था सर, वॉलीबॉल का खेल होता था, इन सब में हम कैसे पार्टिसिपेट करें और अच्छे से कैसे कर सकें, ये सर। तो मेरा आखिरी प्रश्न नारायण, हिंदी साहित्य में आपने दिया ना? हाँ सर। देखिए, हिंदी साहित्य का पहले हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे आप भक्ति का जो देख लीजिए आप मिडिल जो 16-17 सेंचुरी में, हाँ सर। फिर उसके बाद जो आज़ादी की हमारी लड़ाई रही है उसमें भी बड़े बड़े अच्छे पोइट्स ने भी, राइटर्स ने भी बड़ा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में लोगों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया। यस सर। और हर तरह से हमारे उसके बाद भी गोदान वगैरह आए तो उसने भी हमारे हमारे गांव के प्रति, किसान के प्रति एक जागरूकता, एक सेंसिटिविटी को बढ़ाया। यस सर। अब आजकल प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, कंटेम्प्रेरी टाइम में हिंदी साहित्य किस तरह से भारतीय समाज को इम्पैक्ट कर रहा है, ये मेरा प्रश्न। सर वर्तमान समय में जो मुद्दे हैं, जैसे जो मुद्दे उन पे लिखा जा रहा है साहित्य सर, जैसे शायद आलोक हो गए, बाबूजी कोहली हो गए, इसके अलावा जो है आदिवासी वर्ग पे निर्मल कुंतल हो गई, इन्होंने जो है साहित्य को जो है लिखा है, जो आदिवासी विमर्श, इन सब पे सर लिखा जा रहा है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। नारायण जी, सर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ये डिफेंस कॉरिडोर के बारे में आपने सुना है? हाँ सर। क्या है ये? सर डिफेंस कॉरिडोर 6 जिलों में बनाया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है, इनको मिलाकर सर इनके जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं सर वो बनाए जाएंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ सर। फिर क्या होगा उनका? सर इससे क्या होगा कि एक तो हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे और उसका निर्यात भी कर सकेंगे। जैसे इस बार हमने 12,000 करोड़ का निर्यात किया सर रक्षा के क्षेत्र में, और 2.2% है पूरे विश्व में। तो इससे सर हमारी एक तो आत्मनिर्भर होंगे और दूसरा सर उत्तर प्रदेश की थोड़ी ना 12,000 करोड़ का, हाँ, तो पूरे भारत का है। हाँ सर।
ये इसमें जो डिफेंस कॉरिडोर है, ऐसा और कहीं भी है यूपी स्टेट के अलावा? सर शायद तमिलनाडु में या कर्नाटका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और ODOP योजना है। हाँ सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यस सर। क्या है उस योजना के तहत? सर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो अच्छे से बनाया जा सकता है सर, वो उसको प्रोत्साहन दिया। जैसे हमारे यहाँ सर वुलन कारपेट बनाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है सर। वो जौनपुर का है कि भदोही का है वुलन कारपेट? हमारे यहाँ जौनपुर का भी है वुलन कारपेट, वहाँ का भी। वुलन कारपेट भदोही में, शाहजहाँपुर में, हाँ सर, और जौनपुर में, इसका क्या कोई फ़र्क है इसमें? सर किस में? वुलन कारपेट की क्वालिटी में? हाँ सर, अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। मैं सर बहुत तो जानता नहीं हूँ, वहाँ जाके देखा नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है भदोही की। अच्छा, अंतिम प्रश्न हिंदी साहित्य से। सूफी जो साहित्य है और भक्तिकाल का साहित्य है, इन दोनों में क्या अंतर आपने पाया? सर जो सूफी साहित्य है वो मुख्यतः रहस्यवाद जैसे मुद्दों पे लिखा गया है, और जो जैसे कबीर थे उन्होंने सामाजिक मुद्दों को बिठाया उस समय के। कबीर ने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के बहन सो हरि के होए। और जबकि वहीं जायसी ने जो है वो एक पद्मावत लिखी, उसके माध्यम से उन्होंने समाज को जो है प्रदर्शित किया है। वो समाज की गहराई जायसी में दिखती नहीं है, जबकि इनमें सूर में बहुत अच्छे से दिखती है, वो कबीर में सर बहुत अच्छे से दिखती है। और इन्होंने जैसे कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। तो ये सब कुछ है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, गुड लक। थैंक यू मैम। Good luck. थैंक यू सर।